सो हम ईज़ोट्रोपिया को डिस्कस कर रहे थे। ईज़ोट्रोपिया को हमने डिवाइड किया था प्राइमरी, सेकेंडरी, कंसेक्यूटिव, रेजिडुअल। फिर इसमें से हमने प्राइमरी स्टार्ट किया था। प्राइमरी को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया कि एक एकमोडेटिव, दूसरा नॉन एकमोडेटिव। फिर एकमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया को मज़ीद दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था, कांस्टेंट एंड इंटरमिटेंट। इंटरमीडिएट में से पॉलीकमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया और कन्वर्जेंस एक्सिस ईज़ोट्रोपिया तक हम कर चुके हैं और इस पे ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका है। अब उसी ही लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉलीकमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया कि जिसमें करेक्शन के बाद नो ईज़ोट्रोपिया रिमेनिंग। फिर कन्वर्जेंस एक्सिस टाइप के जिसमें डिस्टेंट करेक्शन के बाद नियर में डिविएशन होगा, लेकिन जब नियर में भी हम ऐड दे दें, करेक्शन दे दें, तो नियर में भी डिविएशन नहीं होगा। आज जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, जो थर्ड टाइप्स हैं इंटरमीडिएट के अंदर, वो है हाइपो एकमोडेटिव कन्वर्जेंस एक्सिस। सो अगर आप इस वर्ड को देखें कि व्हाट डज इट मीन बाय हाइपो एकमोडेटिव कन्वर्जेंस एक्सिस, सो ब्रैकेट में लिखा है कन्वर्जेंस एक्सिस विद डिफेक्टिव एकमोडेशन, कि जिस भी आपकी एकमोडेशन मैकेनिज्म, आपकी एकमोडेटिव सिस्टम वीक है और इसी वीक सिस्टम से फ़ायदा उठाते हुए आपकी कन्वर्जेंस जो है वो स्ट्रांग हो गए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये बात शेयर की कि इनकी सेम नर्व सप्लाई, जो थर्ड नर्व यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, वो एकमोडेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, पीपल कंस्ट्रक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और कन्वर्जेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सो इनकी सेम इनर्वेशन के होते हुए अगर आपकी एक सिस्टम वीक हो गया, लेट्स सपोज आपकी कन्वर्जेंस वीक हो गई, सो आपकी ब्रेन इस कन्वर्जेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सिग्नल जो है, न्यूरोनल सिग्नल जो है, उसको इन्हांस करेगा। और यहाँ पे जब सिग्नल इन्हांस हो रही है तो अकॉर्डिंग टू हेरिंग लॉ आपकी इनर्वेशन जो मीडियल रेक्टस की तरफ जा रही है वो भी ज़्यादा होगी। सो इनर्वेशन ज़्यादा होने की वजह से आपकी कन्वर्जेंस ज़्यादा होगी। सो ब्रेन जो है, आपके नर्वस सिस्टम जो है, वो एक वीक एकमोडेशन स्टिमुलस, एक वीक एकमोडेशन को ठीक करने की खातिर उसने न्यूरोनल सिग्नल को इन्हांस कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। साथ साथ में कन्वर्जेंस की इंक्रीजमेंट की वजह से अब नॉर्मल कन्वर्जेंस हो रही है, जिसकी वजह से ईज़ोट्रोपिया डेवलप हो रही है। सो दिस इज़ द लॉजिक, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड हाइपो एकमोडेटिव कन्वर्जेंस एक्सिस, कि जिसमें क्या है कि जिसमें ईज़ोट्रोपिया नियर फिक्सेशन होगा इन फैशन विद रिमोट नियर पॉइंट ऑफ एकमोडेशन। अब ये चीज़ याद रखिए, कन्वर्जेंस एक्सिस वाले में आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग देख चुके हैं कि वहाँ पे नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ एकमोडेशन, कि वहाँ पे हमारा जो NPA है, नियर पॉइंट ऑफ एकमोडेशन, वो नॉर्मल होगा। अब यहाँ पे क्या है, अब ईज़ोट्रोपिया भी है, डेवलप हो रही है नियर में, लेकिन साथ साथ में जब आप कन्वर्जेंस चेक कर रहे थे तो इसमें आपके नियर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो रिमोट, मतलब बहुत जल्दी से उसको चीज़ें जो है ब्लर आना स्टार्ट हो गया है। नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ एकमोडेशन आपको पता है कि वो क्या है। सो यहाँ पे नॉर्मल नियर पॉइंट ऑफ एकमोडेशन जो है वो थोड़ा सा दूर ही होगा। इसका मतलब है कि कन्वर्जेंस जो है वो इनसफिशेंसी की तरह शो हो रही है। सो इंक्रीज एकमोडेटिव एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर क्लियर विजन, और यही चीज़ है कि आपको क्लियर विजन के लिए एकमोडेशन जो है वो एग्जर्ट करना होगा। सो क्या होगा, साथ साथ में कंसंट्रेट क्या होगा, एकमोडेटिव कन्वर्जेंस भी ज़्यादा होगा। ये चीज़ तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे है कि आर्थोपोरिया और स्मॉल ईज़ोपोरिया इज प्रेजेंट इन डिस्टेंट फिक्सेशन। नियर में तो ये कहानी है कि नियर में ईज़ोट्रोपिया हो गया, डिस्टेंट में या तो आर्थोपोरिया आई स्ट्रेट होगा और या ईज़ोपोरिया जो है वो प्रेजेंट होगा डिस्टेंट फिक्सेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AC/A रेशियो लो और नॉर्मल, मोस्ट केसेस में आपको AC/A रेशियो जो है या लो या नॉर्मल मिलेगा। लेकिन कन्वर्जेंस एक्सिस टाइप में आप देख चुके हैं कि वहाँ पे आपका AC/A रेशियो हाई।
सो इससे हम ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है? सो सिंपल इसकी मैनेजमेंट यह है कि जो भी रिफ्रैक्टिव एरर है इसको आप ठीक करेंगे। अगर साथ साथ में कोई एम्ब्लायोपिया मौजूद है तो उस एम्ब्लायोपिया की भी करेक्शन कर दें, रिस्टोरेशन ऑफ विजुअल इक्विटी। तो ये टाइप भी हो गया। अब अर्ली ऑनसेट एकमोडेटिव इजोट्रोपिया। अर्ली ऑनसेट एकमोडेटिव इजोट्रोपिया क्या है? सबसे पहले ये है पोली एकमोडेटिव इजोट्रोपिया, जिसमें मॉडरेट डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया होगा और उसकी ऑनसेट जो है यूजुअली बिफोर 6 मंथ जो है ये ओकेजनली आपको मिलेगा। ठीक है, बिफोर 6 मंथ है। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया जो है वो उसमें हाई होगा और हाई हाइपरमेट्रोपिया है, मॉडरेट एंड हाई दोनों हो सकते हैं। AC बाई ए रेशो जो आपको हाई AC बाई ए रेशो यहाँ पे मिलेगा। और इस अर्ली ऑनसेट एकमोडेटिव इजोट्रोपिया का मेन कॉज जो है हाइपरमेट्रोपिया एंड हाई AC बाई ए रेशो होगा। इसमें आप बाइनोकुलर विजन देखें तो बाइनोकुलर विजन डेफिनेटली रिड्यूस होगी और स्ट्रैबिस्मस एम्ब्लायोपिया भी डेवलप होगा। इसकी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वीक बाइनोकुलर विजन जो है इस पेशेंट में मौजूद हैं और आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिस पेशेंट में बाइनोकुलर विजन वीक है, जिसमें बाइनोकुलरिटी के चांस इतने ज़्यादा नहीं है, जिसमें भी सही तरीके से डेवलप नहीं हो चुका, तो उसमें एग्जीक्यूटिव टाइप की इक्सोट्रोपिया की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम इस टाइप पेशेंट को समटाइम अंडर करेक्ट छोड़ देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो है उसको पुलिक करेक्ट कर देंगे और सर्जिकली जो है इसको फिर अलाइन करेंगे। ये जो डिटेल टॉपिक है कंजेनिटल इजोट्रोपिया वो सेपरेट टॉपिक है, उससे हटकर हैं, वो मैं इस पर अलग लेक्चर बनाऊंगा कंजेनिटल इजोट्रोपिया पे। सो यहाँ तक हम जो डिस्कस कर रहे थे पॉलीकम्यूटेटिव इजोट्रोपिया, कन्वर्जेंस एक्सिस टाइप इजोट्रोपिया और हाइपोकम्यूटेटिव कन्वर्जेंस एक्सिस, अर्ली ऑनसेट एकम्यूटेटिव इजोट्रोपिया, ये 4 टाइप्स जो हैं ये हम उसके डिस्कस कर चुके इंटरमिटेंट के। अब कांस्टेंट एकमोडेटिव इजोट्रोपिया की तरफ आ रहे तो कांस्टेंट एकमोडेटिव इजोट्रोपिया में हमारे पास एक ही टाइप्स है जिसका नाम है पार्शियल एकमोडेटिव इजोट्रोपिया विद नॉर्मल AC बाई ए रेशो। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पार्शियल एकमोडेशन जो है या पार्शियल एकमोडेटिव का वर्ड क्यों यूज़ किया है। देखिए स्टार्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि कांस्टेंट एकमोडेटिव इजोट्रोपिया का मतलब ये है कि इसमें 2 कंपोनेंट है। एक वो कंपोनेंट है जो एकोमोडेशन के साथ रिलेटेड है, दूसरा नॉन एकोमोडेटिव एलिमेंट इस इजोट्रोपिया में मौजूद होगा। अगर आप एकोमोडेटिव एलिमेंट को छेड़ते हैं, इसको इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं, तो इसके साथ जो आपकी डिग्री ऑफ डिविएशन है वो इंक्रीज डिक्रीज होगी। लेकिन अगर आप कंप्लीटली एकोमोडेटिव एलिमेंट को ख़त्म भी करें तो आप इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपने इजोट्रोपिया को कंप्लीटली करेक्ट कर दिया। जैसे आप पुली कमोडेटिव इजोट्रोपिया में देख रहे थे ना कि पुली कमोडेटिव इजोट्रोपिया में जैसे हमने पेशेंट का फुल रिफ्रैक्टिव एरर लगाते हैं तो उसकी आई जो है वो अलाइन होती है। यहाँ पे आपकी जो इजोट्रोपिया हैं उनकी डिग्री में कमी आ जाएगी विद करेक्शन, लेकिन करेक्शन के बाद भी उसकी इजोट्रोपिया जो है वो मौजूद ही होगा। ये चीज़ याद रखें। सो इसलिए लिखा है कि यहाँ पे अगर फुल हाइपरोपिक करेक्शन हम देंगे एंगल इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, लेकिन जो रेजिडुअल एंगल है वो सेम पर डिस्टेंट इन नियर, करेक्शन के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ डिग्री की इजोट्रोपिया होगा, वो नियर के लिए भी होगा, डिस्टेंट के लिए भी होगा। अब कहानी ये है कि ये जो नॉन एकमोडेटिव एलिमेंट है इसको तो हम दूर नहीं कर सकते। अब बाकी जो आपने एकमोडेटिव एलिमेंट था वो तो रिफ्रैक्टिव एरर की करेक्शन के और एड से हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फुल हाइपरोपिक करेक्शन से सिर्फ इतना ही होगा कि आपकी डिग्री जो है या जो एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन तब भी जो रेजिडुअल एंगल है वो डिस्टेंट और नियर के लिए सेम रहेगा। इस केसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सम टाइप एबनॉर्मल रिटर्न करेस्पॉन्डेंस और एम्ब्लायोपिया जो है आपको मिलेगा कांस्टेंट एकमोडेटिव इजोट्रोपिया के पेशेंट में। इसके अलावा अगर आप देखें इस पेशेंट के नो एकमोडेटिव एलिमेंट टू इजोट्रोपिया ऑलरेडी मैंने बताया था, और इसी ही वजह से जो नॉन एकमोडेटिव एलिमेंट इसमें शामिल है, यही वजह है कि एकमोडेशन जो आपकी जो डिविएशन जो है वो कांस्टेंट ही होगा। आप एकमोडेशन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, डिस्टेंट में हम एकमोडेशन नहीं कर रहे, नियर में हम एकमोडेशन कर रहे। सो ये एकमोडेशन की जो कहानी है इसको आप ख़त्म करें विद करेक्शन विद एड,
लेकिन जो नॉन एकमोडेटिव एलिमेंट है तो उसको हम ग्लासेस से ख़त्म नहीं कर सकते, सो इसलिए परसिस्ट ही होगा डिविएशन नियर और डिस्टेंट में। लेकिन जो एकमोडेटिव एलिमेंट है वो एकमोडेटिव एलिमेंट या अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है या हाई AC बाय A रेशियो हो सकता है। ठीक है, अब देखिए पार्शियल एकमोडेटिव इजोट्रोपिया की इस पेशेंट की आई को देखे, राइट आई को, तो इसमें काफ़ी डिविएशन ज़्यादा है। ग्लासेस के साथ देखें तो काफ़ी हद तक उसकी डिविएशन कम हो चुके हैं। मैंने क्या बताया था कि इसके जो एकमोडेटिव एलिमेंट है उसमें अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया आ सकता है या हाई AC बाय A रेशो। अगर यहाँ पे कॉज जो है वो अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया है, सो क्या लिखा है कि इजोट्रोपिया जो है वो रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा by at least 10 prism diopter with correction of hypermetropia but remain manifest for near and distant। अगर रीज़न जो है कमोडेटिव एलिमेंट हाइपरमेट्रोपिया है, सो इस हाइपरमेट्रोपिया के अगर आप फुल करेक्ट करें तो डिविएशन जो है वो 10 प्रिज्म डायोप्टर तक रिड्यूस हो सकती है, लेकिन जो रेजिडुअल है वो डिस्टेंट और नियर दोनों ही के लिए रहेगा। अगर डिविएशन आपकी हाई AC बाय A रेशो है, सो लिखा है कि इजोट्रोपिया एट 33 सेंटीमीटर जो है वो एटलीस्ट 3 प्रिज्म डायोप्टर ग्रेटर होगा देन डिस्टेंट लाइक 6 मीटर। 6 मीटर पे भी इजोट्रोपिया है, नियर पे भी इजोट्रोपिया है, लेकिन नियर का इजोट्रोपिया जो होगा लाइक 33 सेंटीमीटर पे वो एटलीस्ट 10 प्रिज्म डायोप्टर ग्रेटर होगा डिस्टेंट के। लेकिन अगर आप +3 लेंसेज लगाएं तो नियर और डिस्टेंट का डिविएशन इक्वल होगा। देखिए जब नियर और डिस्टेंट का डिविएशन +3 से इक्वल हो रहा है, +3 लेंस से नियर और डिस्टेंट की इक्वल हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो डिविएशन ज़्यादा था वो एकमोडेटिव और इसकी एक्सर्शन की वजह से था, हाई AC बाय A रेशो की वजह से था। और जितना AC बाय A रेशो हाई होगा, हाई AC बाय A रेशो, इतना ही डिफरेंस नियर और डिस्टेंट में ज़्यादा ही होगा। ये तो कॉमन सी बात है। सो यहाँ तक जो है आपको पता चल गया कि कांस्टेंट में आपके पास नॉन एकमोडेटिव एलिमेंट भी है और एकमोडेटिव एलिमेंट भी है। अब एकमोडेटिव एलिमेंट जो है वो या तो हाइपरमेट्रोपिया की वजह हो सकता है या इसकी हाई AC बाय A रेशो जो है वो हो सकता है। थर्ड जो है आप जो आपकी कांस्टेंट इजोट्रोपिया है, एकमोडेटिव कांस्टेंट इजोट्रोपिया, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें एक हाइपरमेट्रोपिया और AC बाय A रेशो दोनों ही हो। इसके जो एकमोडेटिव एलिमेंट है, इस एकमोडेटिव एलिमेंट में आपके हाइपरमेट्रोपिया AC बाय A रेशो दोनों हो सकता है। कैसे पॉसिबल है? लिखा है लार्जर डिविएशन पर नियर परसिस्ट आफ्टर करेक्शन शुड बी एलिमिनेटेड बाय बाइफोकल स्पेक्टिकल विद नियर एडिशन। क्या है कि आपकी नियर डिविएशन जो है वो आफ्टर ग्लासेस के भी होगा। आपने करेक्शन कर दिया ना, आपने करेक्शन डिस्टेंट करेक्शन कर दिया तो आपकी नियर डिविएशन फिर भी होगा, ज़्यादा होगा, लार्ज नियर डिविएशन होगा। लेकिन फिर आप बाइफोकल ग्लासेस लगा लें और वो सही तरीके से आप बाइफोकल ग्लासेस लगाएं तो वो नियर डिविएशन को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करेगा और जस्ट क्या होगा वही रेजिडुअल पार्ट होगा। सो अगर डिस्टेंट करेक्शन से इजोट्रोपिया में थोड़ी सी कमी आ गई, फिर आपने नियर के साथ में ग्लासेस लगाए, उसके साथ और भी मज़ीद कमी आ गई, तो इसका मतलब है कि हाइपरमेट्रोपिया और AC बाय A रेशो के दोनों एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। If larger near esotropia persists, the difference in the angle may be proximal or tonic conversion rather than accommodation। लेकिन अगर करेक्शन के बाद भी उसकी नियर की इजोट्रोपिया वैसे के वैसे है या इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया, वही का लार्ज डिग्री ऑफ नियर इजोट्रोपिया परसिस्ट है, तो लिखा है कि फिर वो एकमोडेटिव कन्वर्जेंस नहीं, वो फिर प्रॉक्सिमल या टॉनिक कन्वर्जेंस ही की वजह हो सकता है। बिकॉज एकमोडेटिव कन्वर्जेंस हम लेंसेज से, ग्लासेस से उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन प्रॉक्सिमल या टॉनिक कन्वर्जेंस जो है इसको हम नहीं चढ़ सकते और ना ख़त्म कर सकते हैं विद ग्लासेस। सो कहानी क्या है कि हाइपरमेट्रोपिया विद हाइपरमेट्रोपिया एंड हाई AC बाय A रेशो भी एक ही पेशेंट में पॉसिबल है। कॉजेज़ क्या है, उसकी एटियोलॉजी क्या है कि क्यों ऐसा नॉन एकमोडेटिव एलिमेंट भी है, एकमोडेटिव एलिमेंट भी है। सो लिखा है कि डिकम्पेंसेशन ऑफ इंटरमिटेंट एकमोडेटिव इजोट्रोपिया, या तो इंटरमिटेंट एकमोडेटिव इजोट्रोपिया था उसमें थोड़ा सा डिकम्पेंसेशन हो गया है और डिकम्पेंसेशन की वजह से इसमें थोड़ा सा नॉन एकमोडेटिव एलिमेंट जो है वो पैदा हो चुके हैं।
या सेकंड ये लिखा है कि यार एक कांस्टेंट एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया था और उसी में एकमोडेटिव एलिमेंट जो है वो डेवलपिंग स्टार्ट हो गए। तो ये दो थ्योरीज जो हैं, ये दो हाइपोथेसिस जो है चल रहे हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली आप लोग देखेंगे कि ये कांस्टेंट ही से अर्ली ऑनसेट इज़ोट्रोपिया जो है, जो मोस्टली कांस्टेंट है, उसमें लेटर ऑन कोई एकमोडेटिव एलिमेंट डेवलप हो रहे हैं। लिखा है कि पार्शियली एकमोडेटिव इज़ोट्रोपिया कैन ओकेजनली राइज फ्रॉम फुली एकमोडेटिव or from convergence axis type isotropia in which non-accommodative component has developed। ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि जिसमें पार्शली कमोडेटिव इज़ोट्रोपिया जो है अक्सर ये पुली कमोडेटिव इज़ोट्रोपिया या कन्वर्जेंस एक्सिस टाइप इज़ोट्रोपिया, लेकिन जब इसमें नॉन एकमोडेटिव एलिमेंट जो है वो डिवेलप हो रहे। या क्या है दूसरी थ्योरी क्या बता रही, वो ये है कि स्मॉल एंगल इज़ोट्रोपिया जो है अर्ली ऑनसेट इज़ोट्रोपिया, उसमें लेटर ऑन कोई एकमोडेटिव एलिमेंट जो है वो शामिल हो गया है। यानी ये दो डिफरेंट थ्योरीज हैं, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए बाकी क्लासेस से और बाकी क्लासिफिकेशन से। अब यहाँ पे इसकी कोई क्लिनिकल फीचर है कि ये आपको 1 से लेकर 3 ईयर में, बाकी जो थे वो आपसे ज़्यादातर 2 और 5 ईयर के दरमियान मिल रहे थे, ये 1 और 3 ईयर के दरमियान में आपको मिलेगा। इसमें एनिसोमेट्रोपिया एनिस्टिग्मेटिज्म बहुत कॉमन है। यहाँ पे अगर आपको कोई एम्ब्लायोपिया मिलेगा तो वो या स्ट्रैबिस्मस मिलेगा या एनिसोमेट्रोपिक मिलेगा। ठीक है, सब मेरिडोनियल एम्ब्लायोपिया भी आप पढ़ चुके हैं कि जिसमें अगर हाई वो है क्या नाम है, हाई रिफ्रैक्टिव एरर है, स्पेशली अगर हाई सिलेंड्रिकल नंबर है तो एक मेरिडियन ब्लर और दूसरा क्लियर, तो इससे जो ब्लर मेरिडियन है उसमें भी एम्ब्लायोपिया डेवलप हो सकता है जिसका नाम है मेरिडोनियल एम्ब्लायोपिया। क्या दोनों टाइप के स्ट्रैबिस्मस और एनिसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया दोनों ही हो सकते हैं। फ्यूजनल पोटेंशियल जो है या बीएसवी जो है इसमें बहुत कम ग्रुप में आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इस इज़ोट्रोपिया के साथ साथ इसी ग्रुप में जो कांस्टेंट वाले हैं इसमें आपको सिचुएटेड वर्टिकल डिविएशन जो है कॉमन मिल सकता है। यूनिलेटरल बायलेटरल इंफीरियर ओब्लिक मसल की ओवर एक्शन जो है कॉमन है। और इसी के साथ साथ पैटर्न स्टिबिस्मस जो है ए वी पैटर्न जो है वो आपको बहुत कॉमन मिलेगा। ए पैटर्न स्टिबिस्मस जो है वो बहुत रियर मिलेगा और तब मिलेगा जब देयर इज़ इंफीरियर या सुपीरियर ओब्लिक वरेक्शन है या इंफीरियर रेक्टस की अनडायरेक्शन हो। डीवीडी लैटन निस्टिग्मस जो है वो इस ग्रुप में ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डीवीडी और लैटन निस्टिग्मस जो है ये स्पेशली जो इन्फेंटाइल इज़ोट्रोपिया है इसमें बहुत ज़्यादा है। इसकी करेक्शन या मैनेजमेंट जो है वही है कि कोई रिफ्रैक्टिव एरर है, अगर एम्ब्लायोपिया है तो उसी एम्ब्लायोपिया को ठीक करना है, और बोटुलिनम टॉक्सिन और सर्जरी। लास्ट में हम बोटुलिनम टॉक्सिन और सर्जरी यूज़ कर सकते हैं जो रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक है, जो नॉन एकमोडेटिव कंपोनेंट है उसको ठीक करने के लिए हम बोटुलिनम टॉक्सिन या सर्जरी